नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी की मोदी सरकार पर निशाने की, लखनऊ हाई कोर्ट की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और यूपी के डिप्टी सीएम पर की गई सख्त टिप्पणी की। जानेंगे देशद्रोह कानून को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, नागरिकता कानून को लेकर नीतीश और मोदी सरकार में क्यों बढ़ रही हैं दूरियां। बात करेंगे तेजस्वी यादव की पैदल यात्रा की, आजम खान की जमानत की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सस्पेंस बरकरार, कोर्ट ने सर्वे को लेकर नहीं किया फैसला। कोर्ट कमिश्नर बदले जाने और सर्वे की तारीख को लेकर बुधवार को होगी सुनवाई। ताजमहल के बंद 22 कमरे खोले जाने के मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, वकीलों की हड़ताल के चलते टली सुनवाई। अब 12 मई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। मनसे चीफ राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर दी चेतावनी, बोले हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, सत्ता आती जाती रहती है। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 106 अंक फिसलकर 54,365 अंक पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 62 अंक गिरकर 16,240 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2017 में कांग्रेस गुजरात चुनाव मामूली अंतर से हार गई थी, लेकिन अब कांग्रेस 5 साल पुराना हिसाब बीजेपी से चुकाने की तैयारी में है। गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया है कि इस बार गुजरात में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस बार बीजेपी को हम गुजरात में हराएंगे। और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात का सियासी पारा गरमाने लगा है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे पर पहुंचे और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। गुजरात चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी दल एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया। दरअसल चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी आज गुजरात के दाहोद पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, मैं इसे रद्द करना चाहता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि देश को याद रहे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। लेकिन आज कोरोना के वक्त मनरेगा नहीं होता तो आपको पता है कि देश की हालत क्या होती। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कोरोना के दौरान मोदी सरकार की कुव्यवस्था पर बात करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा, गुजरात में कोरोना से 3 लाख लोगों ने जान गंवाई। हिंदुस्तान में कोरोना से 50 से 60 लाख लोगों की जान चली गई, लेकिन ये लोग इस पर बात नहीं करते। ये लोग कहते हैं थाली बजाओ, लाइट जलाओ। इसके अलावा राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं राहुल गांधी ने कहा, गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। उन्होंने कहा, अभी सिर्फ 2 से 3 लोग ही सरकार को चला रहे हैं, अब नया गुजरात बनाना होगा। हम गुजरात को ऐसा मॉडल देंगे जब हम सब मिलकर काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, जनता और युवाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और सच्चाई के लिए बिना डरे लड़ना पड़ेगा। ये जनसभा नहीं है, ये एक आंदोलन की शुरुआत है, ये सत्याग्रह की शुरुआत है। यानी पीएम के गृह राज्य में जाकर राहुल गांधी ने पीएम को सीधी चुनौती दी। अब राहुल की ये चुनौती क्या रंग लाती है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। गुजरात में कांग्रेस की बढ़ती ताकत ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये गृह राज्य है, इसलिए पार्टी को गुजरात चुनावों की चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही है। बीजेपी की चिंता सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि कोर्ट भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने तो लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और यूपी के डिप्टी सीएम पर ही सख्त टिप्पणी कर दी है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी घटना मामले की सुनवाई चल रही है। घटना का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर सख्त टिप्पणी की और उन्हें ही इस घटना के लिए जिम्मेदार भी बता दिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने गृह राज्य मंत्री के बयान को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने धमकी वाला कथित बयान न दिया होता तो ये घटना ही नहीं होती। न्यायालय ने चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि किसान तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों के प्रदर्शन के चलते धारा 144 लगाई गई थी। हमें ये विश्वास नहीं है कि उप मुख्यमंत्री को उस क्षेत्र में धारा 144 के लागू होने की जानकारी ना हो। धारा 144 लागू होने के बावजूद कुश्ती का आयोजन किया गया और केंद्रीय राज्य मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में जाने का निर्णय लिया। उच्च राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों को कोई बयान या काम करने से पहले विचार करना चाहिए। अब कोर्ट की इस टिप्पणी पर
विपक्ष की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लखीमपुर खीरी मामले में सबसे अहम पहलू था गृह राज्य मंत्री का किसानों को देख लेने की धमकी वाला भाषण। भाजपा सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होने की बजाय अपने मंत्री की लाठी मजबूत की। न्याय का संघर्ष जारी है। पीड़ित किसान परिवार व हम सब मिलकर न्याय की लौ बुझने नहीं देंगे। प्रियंका के अलावा राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा है। मोदी जी के प्रिय मंत्री जी की सरकार में बने रहने की क्वालिफिकेशन और मजबूत हो गई आज तो। यानी कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। गौरतलब है कि कोर्ट की ये टिप्पणी अजय मिश्रा के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने किसानों को धमकाते हुए कहा था, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। मैं केवल मंत्री या सांसद नहीं हूं। जो लोग मेरे विषय में जानते हैं उनको पता होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं। जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर खीरी भी छोड़ना पड़ जाएगा। ये याद रखना। मंत्री का ये बयान खूब वायरल हुआ था और किसान इसी बयान से नाराज होकर लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने पहुंचे थे। बीजेपी की परेशानी सिर्फ हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देशद्रोह कानून की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या वो इस कानून पर रोक लगाने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी देशद्रोह कानून को लेकर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार मामले की सुनवाई टालने की मांग कर रही थी तो दूसरा पक्ष सुनवाई जारी रखने के पक्ष में था। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत कानून की संवैधानिक वैधता परख रही है और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इसलिए नहीं रोकी जा सकती है कि सरकार उस पर विचार करने की बात कर रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल था कि आप कानून की समीक्षा करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक आप समीक्षा करेंगे तब तक क्या होगा? केंद्र और राज्य सरकार इस कानून का इस्तेमाल करती रहेगी। कोर्ट ने सरकार से केस को लेकर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही ये भी पूछा है कि जब तक केंद्र समीक्षा करे तब तक कानून पर रोक क्यों न लगा दी जाए। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम आपको सरकार से निर्देश लेने के लिए कल सुबह तक का समय देंगे। हमारी चिंता लंबित मामलों और भविष्य की है। जब तक सरकार कानून की दोबारा जांच नहीं करती है तब तक सरकार उनकी रक्षा कैसे करेगी। बुधवार को केंद्र सरकार कोर्ट में इस मामले को लेकर अपना रुख साफ करेगी कि क्या जब तक केंद्र देशद्रोह कानून की समीक्षा करता है तब तक इस पर रोक लगाई जाएगी या नहीं। आज हुई सुनवाई में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने देशद्रोह कानून हटाने को लेकर कई दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम जितनी जल्दी देशद्रोह कानून से छुटकारा पा लें उतना अच्छा है। जब तक सरकार समीक्षा करे कम से कम तब तक देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी जाए। मामले पर बुधवार को भी कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन सरकार की मुसीबतें कोर्ट के बाहर भी बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल नागरिकता कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि जल्द ही इसे देश भर में लागू किया जाएगा, लेकिन ये बयान अब बिहार में जेडीयू की मुसीबत बन गया है। बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त बीजेपी और सीएम नीतीश के रिश्तों को लेकर माहौल गर्म है। जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जब से बिहार बीजेपी इकाई ने अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने की बात की है तब से नीतीश कुमार और बीजेपी में तल्खी बढ़ गई है। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल में सीएए पर दिए बयान पर जब सीएम नीतीश से सवाल किया गया तो वो बिफर गए। जनता दरबार में मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने साफ कर दिया कि 3 देशों के जो अल्पसंख्यक भारत रह रहे हैं उनके बारे में फैसला केंद्र सरकार को करना है। बिहार सरकार तो अपना फैसला लिखित में केंद्र सरकार को पहले ही भेज चुकी है। जब देश में सीएए को लेकर विरोध हो रहा था उस वक्त भी सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में सीएए की कोई जरूरत नहीं है। न सिर्फ सीएम नीतीश ने ये बात कही बल्कि जेडीयू के भी कई नेता सीएए को लेकर कह चुके हैं कि बिहार में सीएए कभी लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने सिलीगुड़ी की एक रैली में कहा था कि सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अफवाह फैला रही हैं कि सीएए सब पर लागू नहीं होगा। हम सीएए को हर हाल में लागू करेंगे। कोरोना की लहर कम होते ही सीएए पर काम शुरू हो जाएगा। सीएए केंद्र के एजेंडे में है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। अमित शाह के इसी बयान के बाद बिहार की सियासत में भी गर्मी आ गई है। हालांकि जेडीयू ने सीएए को बिहार में लागू करने का विरोध किया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार में सीएए लागू करने का सवाल ही नहीं उठता है, ये हमारे एजेंडे में ही नहीं है। इससे पहले भी बिहार में जब ये मामला उठा था उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर ऐतराज जताते हुए विरोध किया था और एक बार फिर नीतीश ने सीएए पर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। लेकिन नीतीश के इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में तल्खी और बढ़ सकती है।
नीतीश कुमार की मुसीबत सिर्फ नागरिकता कानून ही नहीं है, बल्कि जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उनकी मुसीबत बढ़ा रहा है। जेडीयू इस मामले में बीजेपी के आगे झुकती दिख रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे लेकर आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। जातिगत जनगणना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और इस मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। खासकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक ऐलान ने सियासत को गरमा दिया है। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर राजद अब आर पार के मूड में है। जातिगत जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इसको लेकर अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अब बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। अपनी यात्रा का ऐलान करने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 2 बार विधानसभा और विधान परिषद से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास किया जा चुका है, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब उनके इस ऐलान से बिहार का माहौल गर्मा गया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी, लेकिन बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और हम जातीय जनगणना का समर्थन करती आई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसका समर्थन करते हुए जातीय जनगणना कराने की बात कई बार कर चुके हैं, मगर अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना के बाद जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से हुई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ दिन इंतजार करेंगे, अगर कोई फैसला नहीं होता है तो अपने खर्च पर ही बिहार में जातीय जनगणना कराई जा सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले पर सुनवाई नहीं की और अब नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दे दी है और अकेले ही निकल पड़े हैं। तेजस्वी यादव की पदयात्रा के ऐलान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। नीतीश सरकार की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं, सरकार को कोई राहत मिलती नहीं नजर आ रही, लेकिन बीजेपी के निशाने पर लंबे वक्त से बने सपा विधायक आजम खान को जरूर आज हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया है। यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान लंबे वक्त से जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें किसी एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरे मामले में वो फंस जाते हैं। आपको बता दें कि 2019 से उन पर 90 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें भैंस चोरी, बकरी चोरी से लेकर किताबें चोरी करने तक का मामला शामिल है। अब तक आजम खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन आजम खान अब तक जेल से बाहर नहीं आ पाए थे, क्योंकि जमीन से जुड़े एक मामले में उन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें वक्फ बोर्ड से जुड़ी जमीन के मामले में भी जमानत दे दी है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो बुधवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। जमीन से जुड़े इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम की अर्जी पर 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी कर ली थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 5 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की थी। 5 महीने से अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला क्यों सुरक्षित रखा है, जिसके बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में आजम खान के खिलाफ वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने कब्जे में करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आजम पर ये एफआईआर डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। ये केस लखनऊ के एक पत्रकार ने दर्ज कराया था। आजम खान सिर्फ इसी मामले में ही जेल में बंद नहीं है, आज मिली जमानत के अलावा भी रामपुर में दर्ज एक मामले की वजह से जेल से बाहर आने में मुश्किल हो सकती है। आजम खान के खिलाफ 90 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 89 मामलों में कोर्ट उन्हें जमानत दे चुका है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। देश में विकास दर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, और अब तो आलम यह है कि तेल के दाम के साथ रसोई गैस सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही है। वहीं अब आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसके बाद जनता का खाना पूरी तरह से बेस्वाद हो गया है। तो क्या है नई कीमत और क्यों बढ़े हैं दाम, देखते हैं ये रिपोर्ट। आम जनता को जिंदगी जीने के लिए न बंगला चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न 56 भोग भरी थाली चाहिए, केवल चाहिए तो वो है 2 वक्त की रोटी। पूरे दिन की मेहनत कर लोग सुकून से 2 वक्त की रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन अब उनका चैन बेचैनी में तब्दील हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार के राज में उनका रोटी खाना भी भारी पड़ गया है। वजह है आटे की कीमत। लगातार महंगे हो रहे गेहूं के चलते खुदरा बाजार में आटा महंगा होता जा रहा है। खुदरा बाजार में आटे का औसतन दाम करीब 32 रुपए 91 पैसे प्रति किलो पर जा पहुंचा है। बीते 1 साल में आटा करीब 13% महंगा हो चुका है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक
आटे की अधिकतम कीमत 59 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची है, जबकि न्यूनतम कीमत 22 रुपए प्रति किलो है। मैसूर में 54 रुपए प्रति किलो, मुंबई में आटा 49 रुपए प्रति किलो, चेन्नई में 34 रुपए प्रति किलो, कोलकाता में 29 रुपए प्रति किलो और दिल्ली में 27 रुपए प्रति किलो में आटा मिल रहा है। यही नहीं, अभी तो ये महंगाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि गेहूं की कीमत में आने वाले दिनों में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। 2021-22 के रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन घटने का अनुमान है। सरकार ने खुद उत्पादन के अनुमान को घटा दिया है। इस साल गर्मी के मौसम के जल्दी आने के चलते सरकार ने 111.32 मिलियन टन से उत्पादन के अनुमान को घटाकर 105 मिलियन टन कर दिया है। दरअसल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जरूरत पड़ने पर OMSS के जरिए गेहूं बेचती है, जिससे कि मार्केट में गेहूं की कमी ना हो, इसकी सप्लाई लगातार बनी रहे। इसकी बिक्री खासतौर पर उस सीजन में की जाती है जब मार्केट में गेहूं की आवक कम होती है। FCI के इस कदम से मार्केट में गेहूं की किल्लत नहीं होती है और रेट्स पर भी महंगाई की मार नहीं पड़ती है। लेकिन ओपन मार्केट में गेहूं बेचने को लेकर सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। OMSS स्कीम के जरिए सरकार ओपन मार्केट में सप्लाई और कीमतों को रेगुलेट करती है। अगर सरकार इस बाबत जल्द ऐलान नहीं करती है तो जून महीने से आटा और उससे बनने वाले सामानों के दाम में और भी उछाल आ सकता है। यानी साफ है कि लोगों की थाली में अब रोटी भी गायब होने वाली है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।